हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 के यूनिट 6 पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद इट्स डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। इट इज़ अ होम टू अबाउट 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्नताएं हैं। कितने अलग अलग कास्ट के, है ना, रिलीजन के, अलग अलग कल्चर वाले लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं सबके, राइट। उसके बाद भी यहाँ प्लूरलिटी है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब इंडिया में एक साथ रह रहे हैं। 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी जो एग्जिस्ट करती है वो कहाँ है? इंडिया के अंदर, राइट। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स पीपल लिव अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ टाइनी माइनॉरिटी विच एंजॉयज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, 1/6 पॉपुलेशन होने के बाद भी, सॉरी, ह्यूमैनिटी होने के बाद भी बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो यहाँ पे ना एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है, और बहुत ही माइनॉरिटी में वो लोग हैं जो अच्छा, मतलब कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं। Indian gained its independence after many struggles and mass protest against British colonialism, but it is still fighting to be able to make a standard of living for its citizen। हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, बहुत से हमारे जो अच्छे लीडर्स थे, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, वो शहीद भी हुए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जाके हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली। लेकिन आज के टाइम भी यहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं अपने एक बहुत मिनिमम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, राइट। बहुत बेसिक सी चीज़ों के लिए, पानी के लिए, है ना, अच्छे क्या मतलब नॉर्मल कपड़ों के लिए, घर पे, सॉरी, छत पे, सर पे एक छत होने के लिए, राइट। सो इन दिस यूनिट will pointing to the global divide between the rich and poor in both developed and developing countries, and also the fact that growth and income levels are not necessarily an indication of an increase in the standard of living। देखो, ये कह रहे हैं कि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं ग्लोबल डिवाइड के बारे में। ग्लोबल डिवाइड का मतलब है कि यहाँ पे जो रिच और पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो डिवाइड है हम उसको पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि ग्रोथ होना और जो इनकम होती है उसका लेवल इंक्रीज होना, इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचीव नहीं हो जाता है, राइट। कैसे नहीं होता है वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अप्रोच, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। द ग्लोबल डिवाइड, poverty, unemployment, disease, frequent disaster, crime and vast inequities are openly visible in different parts of the earth including India. These are not avoidable problems। देखो, ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, इवन इंडिया नहीं, पूरे अर्थ के अंदर अगर हम देखें ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिजीज़ है, फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स हैं, क्राइम। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कोविड है। अगर कोरोना को आप इमेजिन करके देखो कि पूरी दुनिया अवॉइड कर देती, तो आज के टाइम पे जैसी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो लोग हमें अच्छे खासे खेलते हुए दिख रहे हैं, क्या वो लोग दिख पाते? अगर वैक्सीन नहीं बनती तो उसको अवॉइड कर दिया जाता, तो है ना। अगर जो पोलियो है उसकी दवाई ना पिलाया जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी अर्थ पे है। बहुत सी चीज़ें जिनको अवॉइड किया नहीं जा सकता। These problems are also visible in high income countries, including rich countries who are the member of OECD। और ये जो सारी problems है ना, ये जो high income countries हैं, राइट, जो कि OECD की मेंबर्स भी हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो OECD क्या है, क्या हम जानते हैं? तो देखो, OECD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में बनी थी, जिसका काम क्या है? जिसका काम है जो कंट्रीज हैं उनको एक स्टेज प्रोवाइड कराना, जहाँ पे वो क्या कर सकती हैं, जहाँ पर वो जो भी ये हमने इश्यूज पढ़े हैं इनके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और इनका सोल्यूशन निकाल सकती है, ठीक है। डिस्पाइट देयर वेरी हाई एवरेज इनकम, देयर आर पॉकेट्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनकम एंड सोशो इकोनॉमिक पावर। देखो, इतनी सारी जो OECD की मेंबर कंट्रीज है ना, काफ़ी रिच कंट्रीज हैं, तो जो भी इशू होता है ये लोग एक साथ मिलके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इतनी हाई एवरेज इनकम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी,
राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनकम, सोशियो इकोनॉमिक पावर, ये सारी जो चीज़ें ये हमें जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। These problems playing a major role in the country's position in the world, developed, developing and underdeveloped। और देखो ये जो जितनी भी हमने ये चीज़ें पढ़ी है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स ही जो एक कंट्री का जो आप मान सकते हो जो स्टेटस है कि वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, ये डिसाइड करती है, राइट। अगर एक देश में बहुत ज़्यादा भुखमरी रहेगी, गरीबी रहेगी, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खाने को नहीं है, तो क्या वो देश अच्छा हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगी, उसमें डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वो किस में आएगा? अंडर डेवलप्ड। और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, सबकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो पा रही हैं, है ना, कम से कम पानी के लिए, खाने के लिए लोगों को नहीं वहाँ पे मरना पड़ रहा है, तो वो देश फिर किस में आएगा? धीरे धीरे डेवलपिंग और फिर डेवलप्ड में, राइट। तो फैक्ट्स अबाउट इंडिया जानते हैं। In India, agriculture is the main source of livelihood for about 2/3 of population are engaged in this only। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर है, राइट, खेती बाड़ी के अंदर है। बट यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है किसके बीच में? फार्मर्स और पीजेंट्स के बीच में। अब वो गैप क्या है देखो। अच्छा, पहले हम OECD के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको 1961 में बनाया गया था। टोटल मेंबर कंट्रीज है 38 और बेसिकली एक स्टेज प्रोवाइड करती है जिसमें जहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रीज होती हैं जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर डिस्कशन करती हैं और उनको रिजॉल्व करती हैं, उनका मिलके एक साथ सोल्यूशन निकालती हैं, ठीक है। अब हम अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो भी हमने पढ़ा था, पीजेंट्स और फार्मर्स के बीच में जो डिफरेंस है। तो देखो दो चीज़ें हमें एग्रीकल्चर के अंदर ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है, कितनी मेजॉरिटी है, राइट, वो किसके अंदर है? एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन उसमें भी ना एक तरीके का बंटवारा हुआ है, ग्लोबल डिवाइड हुआ है। कैसे हुआ है? फर्स्ट देखते हैं। Who own their land and all basic essentials, a tiny minority who is enjoying a life of wealth and luxuries। देखो एक कुछ मतलब फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अपना खेती बाड़ी है, खुद की ज़मीन है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? खुद की ज़मीन है, खुद की मशीनें हैं, खुद ही वो लोग थोड़े लेबर रख के काम वाम कर लेते हैं, अच्छी खासी फसल उगा रहे हैं, तो अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं वो उनके पास है ना, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लोग क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, वेल्थ है उनके पास, वो लोग लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। बट एक और साइड में हम देखें तो हु डिड नॉट हैड देयर ओन पीस ऑफ लैंड एंड दे इवन डिड नॉट हैव एसेंशियल्स, सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज लाइक एन एप्रोप्रिएट रूफ ओवर देयर हेड, ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी, सैनिटेशन, एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड सिक्योरिटी। एक साइड में हमें ऐसे लोग देखने को मिले जो भाई बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना, राजाओं वाली। और देखो दूसरी साइड हमें कौन देखने को मिलते हैं? जिनके पास जो पीने का पानी है वो तक नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, राइट, पढ़े लिखे नहीं है, जो बेसिक मेडिकल सर्विस होती है वो नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो दूसरे का जो लैंड होता है जाके उसके ऊपर क्या करते हैं? दिहाड़ी बोलते हैं ना, दिहाड़ी मिलती है उनको, है ना, मजदूरी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो दो साइड हमें ये देखने को मिली किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर ही। एक जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और एक जिनके पास बहुत बेसिक चीजें भी नहीं है, राइट। अगला देखते हैं मार्केट सेंट्रिक एक्टिविटीज। Sometimes the market processes of generating income flows tend to benefit some at the cost of the others। देखो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट से जो भी इनकम जनरेट हो रही है ना, उससे कुछ को फायदा होता है और कुछ को नहीं होता है ना, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा in the process of production can deprive some of their livelihood without any or inadequate compensation। देखो क्या होता है जब कहीं पे डैम बनना होता है ना, या फिर हाईवे, या फिर कोई भी ऐसी मेजर चीज़ जो बहुत लोगों की लाइफ को इफेक्ट करती है और जो बहुत ज़रूरी भी होती है, तो वहाँ पे जो भी मान लो ट्राइबल्स रह रहे होते हैं या जो भी लोग बस्ती में रह रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनको कुछ पैसे दे के, कुछ सामान दे के वहाँ से हटा दिया जाता है कि भाई हमें ये ज़मीन चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना है? डैम बनाना है, तो आप लोग को रहना है कहीं और जगह रह लो। लेकिन उन्हें जो पैसा मिलता है ना वो सफिशिएंट नहीं होता है, राइट। जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनके खाने का भी इंतजाम होता है, उनके पास नौकरी भी होती है, खेती बाड़ी भी होती है, 100 चीज़ें होती हैं। अब वो नई जगह जाएंगे तो उस पैसे में वो कितना गुजारा कर लेंगे? नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी कि लोग बैठे हुए हैं कि आओ हम आपको नौकरी दें, है ना।
तो इससे क्या हो रहा है, डैम बन रहा है, अच्छी बात है, सबको फायदा होगा, लेकिन उन 1000 लोगों का क्या जो अपने घर से बेघर हो गए, है ना, वो तो बेघर हो गए, कुछ पैसे से तो उनकी लाइफ नहीं चल पाएगी। तो क्या होता है कि जो मार्केट सेंटरिंग एक्टिविटीज होती है ना, बहुत से लोगों को इससे बेनिफिट भी होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसको चुकाना भी पड़ता है। द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट्स देयर लो इनकम और लेस डेवलपमेंट। द इंटरनल डिफरेंशिएशन एंड इनइक्वालिटीज ऑफ कंट्री आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ये जो एक कंट्री का स्टेटस होता है ना, वो डिसाइड करती है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि कंट्री की इंटरनल प्रॉब्लम्स। अगर देश के अंदर से गरीबी चली जाए, बेरोजगारी चली जाए, सब पढ़े लिखे हों, है ना, सब अच्छे से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करे, तो क्या होगा, और अच्छा मतलब देश के ऊपर पैसा लगाया जाए, देश की जनता के ऊपर पैसा लगाया जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, फैसिलिटीज अच्छी मिले, तो क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, राइट। क्योंकि अगर देश आगे, लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया में नाम होगा, एक स्टेटस होगा, एक पहचान होगी। तो ये सब किससे होगा, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है जब वो खत्म हो जाएंगे। नेशनल इनकम इज सीन एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक देश की जो नेशनल इनकम होती है वही एक इंडिकेटर होता है जो पूरी दुनिया में उसकी डेवलपमेंट को दिखाता है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है, राइट। जीडीपी को अगर देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या फिर एक डेफिनेशन कह सकते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है, ठीक है। अगला देखते हैं द एलपीजी पैकेज। सो एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। India made LPG reforms in 1991. LPG reforms are also known as liberalization, privatization and globalization reform. देखो 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था एलपीजी रिफॉर्म, जिसके अंदर क्या हुआ था कि दे हैव ट्रांसफॉर्म द वे इंडिया एज एन इकोनॉमी वर्क्स एंड ओपन द कंट्री अप टू वर्ल्ड्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने क्या किया था, भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए थे पूरे देश के लिए, किसके लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन के अंदर के जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना, वो थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया था, जिससे कि क्या होता, फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प मिली थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो आए थे, राइट। सो लिबरलाइजेशन इज गुड टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। द एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन इज टू ब्रिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू वर्क विद द पब्लिक टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। इससे क्या हुआ था, कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा था। Its impact was that India's economic growth was increased, और as usual इसका impact क्या पड़ा है, गुड, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने वीडियो पूरी देखी है और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पीस स्टडी ऑटेक।